हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ओल्ड स्कूल गर्ल टेल्स। इस चैनल पे हम बात करते हैं नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़, हिस्ट्री, लिटरेचर और फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में। तो अगर आप भी अपनी नॉलेज को अपडेट करना चाहते हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये इस चैनल की 8th वीडियो है और ये वीडियो है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में, यानी श्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। श्री नेहरू एक फ्रीडम फाइटर, नेशनलिस्ट, डेमोक्रेट और एक ऑथर थे। उन्हें जानने की शुरुआत करते हैं उनकी फैमिली से। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक कश्मीरी पंडित फैमिली में हुआ। उनके पिता श्री मोतीलाल नेहरू एक बैरिस्टर थे और 2 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे। उनकी मां का नाम श्रीमती स्वरूप रानी थुसू था। 3 भाई बहनों में श्री नेहरू सबसे बड़े थे और उनकी 2 छोटी बहनें थीं। इनका नाम विजय लक्ष्मी और कृष्णा था। अब जानते हैं उनके बचपन के बारे में। अमीर परिवार में जन्मे श्री नेहरू का जीवन बहुत ही लग्जरीज में बीता। उनके पिता एक बहुत जाने माने सोशलाइट थे और वेस्टर्नाइज्ड और लग्जूरियस जीवन जीते थे और चाहते थे कि श्री नेहरू भी ऐसा ही लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें। इन्हीं लग्जरीज और कंफर्ट के कारण श्री नेहरू अपने बचपन को शेल्टर्ड और अनइवेंटफुल बताते थे। उनकी देखरेख करने के लिए घर में इंग्लिश गवर्नेसेस थी और पढ़ाने के लिए प्राइवेट ट्यूटर्स थे। उनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश थी क्योंकि उनके पिता मानते थे कि ब्रिटिश इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ पावर है। हालांकि उन्हें हिंदी भी अच्छे से आती थी। भारतीय कल्चर के बारे में ज्यादा जानकारी उन्हें अपने घर में काम करने वाले स्टाफ से मिली। श्री मोतीलाल नेहरू चाहते थे कि उनके बेटे हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड जाएं ताकि वे जीवन में एक सक्सेसफुल इंसान बन पाएं। साल 1905 में नेहरू अपनी फैमिली के साथ इंग्लैंड गए और वहां उनका दाखिला एक बोर्डिंग स्कूल में करवा दिया गया। साल 1907 में वे उस स्कूल से कैम्ब्रिज पढ़ने के लिए चले गए। विदेश में रहने के बावजूद नेहरू भारत में होने वाली हर राजनीतिक उठापटक की पूरी जानकारी रखते थे। 1905 में हुए बंगाल विभाजन के बाद उन्होंने अपने पिता से भारत में छपने वाले सारे अखबार मंगवा लिए। यहीं से उनके मन में नेशनलिस्ट और एंटी कॉलोनियल आइडियाज का जन्म हुआ। साल 1907 में उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में एडमिशन लिया और साल 1910 में वे वहां से ग्रेजुएट होकर निकले। उसी साल उन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई भी स्टार्ट की और अगस्त 1912 में पढ़ाई खत्म कर भारत लौट कर आ गए। उन्होंने बतौर एडवोकेट इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दी। साल 1916 में उन्होंने कमला कौल से शादी की, जिनसे उन्हें एक पुत्री हुई जिसका नाम उन्होंने इंदिरा रखा। 1916 में ही कांग्रेस के लखनऊ सेशन के दौरान उनकी पहली बार मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के कारण नेहरू उनसे और अधिक प्रभावित हुए। इस दौरान नेहरू ने बतौर पॉलिटिकल जर्नलिस्ट भी काम किया और अपने पिता द्वारा कंट्रोल किए गए द लीडर और द इंडिपेंडेंट नामक अखबारों में भी काम किया। साल 1919 में दुर्भाग्यपूर्ण जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ, जिसमें ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर के कहने पर निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चला दी गईं। इस घटना से जुड़ी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए नेहरू भी अमृतसर गए और जब वे वापस दिल्ली आ रहे थे तो उसी ट्रेन में जनरल डायर भी सफर कर रहे थे। जनरल डायर और उनके साथी अंग्रेज अधिकारियों की जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में निर्मम विचार जानकर नेहरू बहुत दुखी हुए। इस हत्याकांड के बाद मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू दोनों ने पश्चिमी रहन सहन और कपड़े त्याग दिए। दिसंबर 1919 में श्री मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। साल 1920 में नेहरू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का हिस्सा बन गए। उन्हें अरेस्ट भी किया गया लेकिन वे बाद में छूट गए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अपनी फुल स्विंग में था, लेकिन चौरा चौरी में हुए इंसिडेंट के बाद महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया, जिसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नेहरू और गांधी दोनों को अरेस्ट कर लिया। इस घटना के बाद नेहरू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का एक बहुत बड़ा नाम बन गए और उन्हें 1923 में जेल से रिहा भी कर दिया गया। इसी साल 1923 में वे इलाहाबाद म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन भी चुने गए। बतौर चेयरमैन उन्होंने बहुत सारे सुधार कार्य भी किए, लेकिन आखिरकार उन्होंने 1925 में रेजिग्नेशन दे दिया। साल 1924 में उनकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो कि सरवाइव नहीं कर पाया और उनकी पत्नी को ट्यूबरकुलोसिस भी हो गया, जिसका इलाज कराने वे उन्हें यूरोप ले गए। 1927 में नेहरू भारत वापस लौट आए और उन्होंने अंग्रेजों से भारत की पूर्ण आज़ादी के लिए एक रेजोल्यूशन भी ड्राफ्ट किया। गांधी जी ने इस रेजोल्यूशन पे अपनी आपत्ति जताई, लेकिन बाकी कांग्रेस लीडर्स ने इसे अप्रूव कर दिया। दरअसल गांधी जी को लगता था कि नेहरू पर कुछ नेताओं के रेडिकल विचारों का प्रभाव पड़ रहा है, जिनसे महात्मा गांधी बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। साल 1928 में नेहरू ने अपने एक दोस्त को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि कांग्रेस में कुछ ऐसे दल बन गए हैं जिनकी विचारधारा से कांग्रेस की विचारधारा बिल्कुल नहीं मिलती। इन दलों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी एक दल था। इसके बाद गांधी जी और कांग्रेस ने अंग्रेजों के सामने डोमिनियन स्टेटस की मांग रख दी। अब ये डोमिनियन स्टेटस होता क्या है? डोमिनियन स्टेटस का अर्थ है कि सरकार तो भारतीयों की होगी, लेकिन भारत पर रूल ब्रिटिश एम्पायर का ही रहेगा। लेकिन साल 1929 को अंग्रेजी सरकार ने डोमिनियन स्टेटस की इस मांग को भी खारिज कर दिया, जिसके फलस्वरूप 29 दिसंबर 1929 को कांग्रेस ने अपने लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज के लिए आवाज उठा दी।
और 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दिया गया। गांधी जी ने इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को नमक सत्याग्रह के द्वारा आगे बढ़ाया और उन्होंने समंदर से नमक बनाकर अंग्रेजों द्वारा स्थापित किए गए सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया। तुरंत बाद नेहरू को फिर से अरेस्ट कर लिया गया। 12 नवंबर 1930 को हुई पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसके फलस्वरूप नेहरू को 26 जनवरी 1931 को जेल से रिहा कर दिया गया। 6 फरवरी 1931 को श्री मोतीलाल नेहरू का निधन हो गया। 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के साथ एक पैक्ट साइन किया, जिसके तहत उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म करने के लिए हामी भर दी थी। हालांकि नेहरू मूवमेंट को खत्म करने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। 7 अप्रैल 1934 को ऑफिशियली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म हो गया और गांधी जी ने अपना ध्यान सोशल इश्यूज की तरफ कर लिया। इसके बाद साल 1936 में श्रीमती कमला नेहरू का भी निधन हो गया। इसके बाद मार्च 1936 में नेहरू फिर से एक बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने और अब कांग्रेस के सामने सवाल था कि वे आने वाले प्रोविंशियल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें या ना करें। नेहरू इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन के बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन पार्टी में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से उन्हें इन इलेक्शंस के लिए रेडी होना पड़ा। कांग्रेस इलेक्शन जीतकर पावर में आ गई और नेहरू की पॉपुलैरिटी में इजाफा हो गया। इसके बाद 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। नेहरू बोस की प्रेसिडेंसी से ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि वे बोस को एक अथॉरिटेरियन लीडर मानते थे। उन्हें बोस के विचार बहुत ही रैडिकल लगते थे। क्योंकि गांधी जी भी बोस के विचारों से सहमत नहीं थे, इसीलिए बोस ने 1939 में प्रेसिडेंसी से रिजाइन कर दिया। मार्च 1940 को नेहरू और डिसअपॉइंट तब हो गए जब मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान रेजोल्यूशन लेकर आ गए। इसके बाद साल 1942 में जापान ने बर्मा के थ्रू इंडिया के बॉर्डर्स पर अटैक करना शुरू कर दिया, जिससे घबराकर इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को इंडिया के लीडर्स के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए इंडिया भेजा। क्रिप्स मिशन बुरी तरह फेल हो गया, क्योंकि गांधी जी ने पूर्ण स्वराज के अलावा किसी और चीज को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। इसके बाद 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया, जिसके बाद गांधी और नेहरू समेत कई कांग्रेस के नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। जेल में वो यही समय था जब नेहरू ने अपनी फेमस किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। फाइनली साल 1946 में अंग्रेजों ने भारत को आजाद करने का प्रपोजल रखा, जिसके तहत इलेक्शंस हुए और कांग्रेस बहुमत से जीत गई। इसके साथ नेहरू इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए। वे इंडिया की लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं, जिन्होंने 16 साल 286 दिन बतौर प्रधानमंत्री काम किया। 27 मई 1964 को हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया। लेकिन आज भी उनके जन्मदिन 14 नवंबर को भारत में हर साल चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।